चलो अब अपने कमरे साफ करते हैं, रुद्रा ने कहा। जरूर। सब राजी हो गए और उन्होंने जल्दी से बाथरूम से सफाई की चीजें ढूंढकर कमरा साफ किया। नीरव ने रुद्रा की मदद की। अब कहीं जाकर उनके कमरे थोड़े ठीक लग रहे थे। उसके बाद वो सब अपने अपने कमरों में ध्यान करने लगे। सभी जल्द से जल्द अपने लेवल को बढ़ाना चाहते थे और इसलिए ध्यान करना ही उनका एकमात्र ऑप्शन था। बाद के दिनों में इन लोगों की मुश्किल से ही कोई बात हो पाती थी, क्योंकि वे सब अपना अधिकतर समय ध्यान करने तथा अपने अपने साथ लाई गई जादुई किताबों को पढ़ने में लगाते थे। उनकी मुलाकात सिर्फ खाने के समय ही हो पाती थी। अभिमन्यु ने भी किताबें पढ़ने और ध्यान करने के अलावा और कुछ नहीं किया। एक आध बार जब वो बाहर अपने दोस्तों से मिला तो जीवा से मिलने पर उसने हमेशा उसे परेशान ही पाया। वो अक्सर दर्द में दिखाई देती थी। नीरव ने एक बार उससे कहा था कि चूंकि लेवल 1 के स्तर वाले छात्रों में ताकत की कमी होती है, इसलिए ध्यान के समय पड़ने वाले दबाव को उनका शरीर नहीं झेल पाता। इसी कारण से अधिकतर लेवल वाले छात्र ध्यान के बाद दर्द में रहते हैं और जैसा कि जीवा भी उस श्रेणी में आती है, उसे भी कई बार असहनीय दर्द का अनुभव होता है। शुरुआत में ध्यान प्रक्रिया के दौरान अभिमन्यु को भी ऐसे दर्द का अनुभव हुआ, पर जल्दी ही उसका शरीर इसका आदी हो गया और अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता था। जैसा कि अब वो लेवल 2 तक पहुंच चुका था, इसलिए वो चाहे जितनी देर ध्यान में रहे, उसे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता था। अभिमन्यु के दिल में जीवा के लिए अत्यधिक सहानुभूति और दया का भाव था, पर चाहकर भी वो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। अभिमन्यु ध्यान की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसने पाया कि ध्यान की विधि को या तो जादूगरी की किताब पढ़कर या फिर किसी विशिष्ट तरह के मंत्रों को पढ़कर उससे उत्पन्न होने वाली ताकतों के प्रभाव से सीखा जा सकता है। उसे कोई कहकर या बताकर नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो एक तरह की भावना होती है जिसे ठीक तरह से शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही रुद्रा ने अभिमन्यु को यह भी बताया था कि ध्यान में प्रगति तब मानी जाएगी जब ध्यान करने के दौरान ध्यान से उत्पन्न हुई विशिष्ट तरह की ऊर्जा को आप महसूस कर अपने दिमाग में सुरक्षित करने लग जाएंगे। सुरक्षित की गई ऐसी शक्तियां ही आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल 1 के छात्रों पर कोई अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। यहां तक कि वो व्यक्ति जिसने इन सब की परीक्षा ली थी, वो भी इतने दिनों में एक बार भी इनसे मिलने नहीं आया। वो अधिकतर तीसरे लेवल के विद्यार्थियों के साथ होता था। किसी तरह 15 दिन और बीते। जहाज अलग अलग देशों से होता हुआ लगभग दुनिया के मध्य में पहुंच चुका था। रास्ते में वो सिर्फ एक बार रुका था और 10 अन्य जादूगर छात्र उस पर सवार हुए थे। 5वीं मंजिल से सिर्फ एक लड़की आई थी, बाकी सब लेवल 2 या लेवल 3 के विद्यार्थी थे। लेकिन ये नई लड़की स्वभाव से बहुत गंभीर थी। उसके बाल हरे थे और पीठ पर वो हमेशा एक लंबा सा तलवार लटकाए रहती थी। वो किसी से भी कोई बात नहीं करती थी, इसलिए बाकियों ने भी उससे दूरी बना रखी थी और उसने भी सबसे दूर अपने लिए एक अलग कोने का कमरा चुना था। इतने दिनों में अभिमन्यु ये समझ गया था कि भले ही सामान्य दुनिया में वो एक अच्छे लेवल का सेनानी बन चुका था, पर जादुई दुनिया में वो उतना ही कमजोर था जितना पुनर्जन्म के वक्त वो युद्ध कौशल में रहा था। यहां कुछ भी पाने के लिए उसे बहुत अधिक संघर्ष की जरूरत थी। धिक्कार है, कुछ हासिल नहीं हो रहा। घंटों तक ध्यान मग्न रहने के बाद अभिमन्यु जागा। वो बहुत मायूस लग रहा था। उसने अपने पैर मोड़े और उसी हालत में वो बहुत देर तक ठंडे गीले फर्श पर पड़ा रहा। जाने कितने ही दिनों से सूरज की रोशनी के स्पर्श के बिना उसका शरीर एकदम पीला हो गया था। हालांकि इन सब के बावजूद ध्यान की असीमित और जादुई शक्ति के कारण उसके स्वास्थ्य पर कोई हानि नहीं पहुंची थी। मैं लेवल 1 पर हूं, इसलिए अब मुझे आसपास वातावरण में अज्ञात ऊर्जाओं को महसूस करने की जरूरत है। अगर मैं उन्हें ढूंढकर अपने शरीर और दिमाग में समाहित कर लूं, तो मैं लेवल 2 पर पहुंच जाऊंगा। अभिमन्यु ने खुद को उत्साहित करने के भाव से सोचा। फर्स्ट लेवल का जादूगर बनने में लगभग 1 महीने का समय लग गया था मुझे।
रुद्रा के हिसाब से जो किताब उसने पढ़ी थी उसमें लिखा था कि 1 महीने में प्रथम चरण में पहुंचना एक साधारण और औसत गति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ना और अधिक कठिन हो जाता है और प्रगति अत्यंत धीमी गति से होती है। सबसे कम उम्र के लेवल 3 का विद्यार्थी मयंक, उसे लेवल 3 तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग गए थे। मुझे शायद इससे कहीं अधिक समय लगेगा, अभिमन्यु ने सोचा। उसी रात खाना खाने के लिए जब वो जहाज के निचले हिस्से में गया तो उसने वहां पर लगी सूची पढ़ी जिसमें मयंक अब लेवल 4 पर पहुंच चुका था तथा नैना और यश तीसरे लेवल पर थे। अभिमन्यु ने किसी से मुलाकात करने की बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित किया और उसके पास जितना भी समय बचता वो सारा समय सिर्फ ध्यान करता रहता। अभिमन्यु ध्यान में किसी भी प्रकार की शक्ति को महसूस करने का भरपूर प्रयास कर रहा था, पर इतनी मेहनत के बावजूद भी इस तरह की कोई भी ऊर्जा वो पकड़ नहीं पा रहा था। और यह जरूरी इसलिए भी था क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा को अभिमन्यु समझ पाएगा, जादूगरी में उसका भविष्य उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में अलग अलग तरह की शक्तियों को धारण करने वाले जादूगर हैं और ये उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की शक्ति के स्वामी हो सकते हैं। मूल रूप से दुनिया में 2 तरह की शक्तियां मौजूद हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कॉलेज की भाषा में बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव शक्तियां रचनात्मक होती हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर अलग अलग तरह की चीजों तथा हथियारों का निर्माण होता है। पॉजिटिव शक्तियां धारण करने वाले जादूगर शांत तथा क्रियात्मक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव शक्तियां विध्वंसक होती हैं, जिनके इस्तेमाल से जादूगर चीजों को नष्ट करने में सक्षम होता है। नेगेटिव शक्तियों के स्वामी अत्यंत महत्वाकांक्षी और लड़ाकू होते हैं। मोटे तौर पर पॉजिटिव शक्तियों वाला जादूगर युद्ध में खुद की रक्षा ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। वहीं नेगेटिव शक्तियों का वहन करने वाला व्यक्ति अधिक आक्रामक होता है, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से वार कर सकता है। इसलिए अभिमन्यु के लिए यह ढूंढना बहुत आवश्यक था कि वो इन दोनों में से कौन सी शक्ति पकड़ पाता है और आगे वो किस समूह का जादूगर बनता है। 0 स्टोर की हुई किसी भी तरह की सूचना का उपयोग कर आसपास के वातावरण में शक्तियों को ढूंढने का प्रयत्न करो। अभिमन्यु ने 0 की मदद लेने की सोची। काम शुरू किया गया, अब शक्तियां खोजी जा रही हैं। 0 ने जांच करनी शुरू कर दी और आसपास किसी भी तरह की तरंगों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। फिर भी लगभग 10 मिनट बीतने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। अभिमन्यु समझ गया कि यह 0 के बस की बात नहीं है और ध्यान में अधिक गहराई में उतरना ही इन शक्तियों को ढूंढने का एकमात्र तरीका है। 0 सिर्फ बहुत अधिक सघन तथा केंद्रित शक्तियों को पहचान पाएगा, पर वातावरण में फैली मंद शक्तियों को वो पकड़ नहीं सकता। इसके उलट ध्यान के सहारे चारों तरफ फैली मंद शक्तियों को इकट्ठा कर उन्हें अधिक से अधिक सघन बनाते जाना ही जादूगरी का अभ्यास है। मुझे और अधिक ध्यान लगाने तथा धैर्य रखने की जरूरत है। अभिमन्यु ने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा। जब चिप जैसा उत्तम और बारीक यंत्र भी हवा में शक्तियों को नहीं ढूंढ पा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि यह बहुत ज्यादा कठिन काम है और मुझे इसमें उम्मीद से अधिक समय लगेगा। अभिमन्यु ने वास्तविकता को महसूस किया। तभी उसको एक और चीज ध्यान आई कि 0 जादुई वस्तुओं से निकलने वाली शक्तियों को महसूस कर सकता है, भले ही वो सघन क्यों ना हो, जैसा उसने पासा के पास से मिली हुई अंगूठी के साथ किया था। पर ऐसा करने से अंगूठी की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। अगर मुझे एक और जादुई वस्तु मिल जाए तो मैं उसमें से निकलने वाली शक्ति को आसानी से ढूंढ लूंगा और फिर मैं उसे अपने अंदर समा लूंगा। इस तरह से मैं बहुत जल्दी लेवल 2 पर पहुंच जाऊंगा, अभिमन्यु ने ध्यान लगाते हुए सोचा। ऊर्जा को हवा में खोज पाने में सक्षम होना ही तो इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है और अगर मैं इस वस्तु को आजमाकर किसी जादुई शक्ति का सहारा लेता हूं तो मैं हवा से शक्तियां जुटा पाने का हुनर नहीं सीख पाऊंगा और मेरी बुनियाद कमजोर रह जाएगी। आगे दूसरी कठिन चीजें सीखने में मुझे बहुत समस्या होगी। अभिमन्यु ने गौर किया। नहीं, मैं कोई भी चालाकी नहीं करूंगा और सही तरीके से ही आगे बढ़ूंगा, भले ही मुझे जरूरत से ज्यादा समय ही क्यों ना लग जाए। अभिमन्यु निष्कर्ष पर पहुंचा, पर थोड़ा निराश जरूर हुआ।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से ध्यान में लग गया। वैसे भी अभिमन्यु लेवल 2 तक पहुंचे बिना भी जादुई वस्तुओं का उपयोग जीरो की सहायता से कर पा रहा था। कम से कम इस बात की उसे खुशी थी, क्योंकि किसी भी जादुई वस्तु का उपयोग करने के लिए उसकी शक्ति को पकड़कर अपने अंदर समाहित करना जरूरी था, जो काम शक्ति सघन होने के कारण जीरो अभिमन्यु के लिए कर सकता था। बाकी सारे लेवल 1 तथा कई लेवल 2 के छात्र भी ऐसा करने में विफल थे। जीरो की सहायता से ही पिछली बार अंगूठी की शक्ति का उपयोग कर वो डाकुओं के हाथों से मरते मरते बचा था। अभिमन्यु के पास अगर जादुई वस्तुएं हों तो लेवल 1 में भी वो उन्हें बिना चलाने की विधि जाने बगैर उनका उपयोग कर खुद को सुरक्षित रख सकता था। इस तरह से जादुई वस्तुओं के सहारे वो अपने ऊपर के किसी भी स्तर के जादूगर का ठीक ठाक ढंग से सामना कर पाने में सक्षम था। अभिमन्यु कई दिनों तक ध्यान करता रहा। बीच में जहाज भी कुछ अलग अलग बंदरगाहों पर रुका और कुछ जादूगर छात्र उस पर सवार हुए। खाना खाते और टहलते वक्त अभिमन्यु ने देखा कि जहाज पर सवार हुए नए लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर सौभाग्य से प्रोफेसर चक्रपाणी ने उसे ये भाषा सिखा दी थी, इसलिए वो उनकी बातों को समझ पा रहा था और उनसे बातचीत भी कर पा रहा था। वैसे अधिकतर समय वो ध्यान मग्न ही रहता था। एक दिन अभिमन्यु बाहर से भाग दौड़ की आवाज सुनकर कमरे के बाहर आया तो उसने सुना कि नीचे नैना और यश के बीच लड़ाई हो रही थी। नैना, ये तो वही लड़की है ना जिससे मैं मिला था और जो मेरी मदद करने वाली थी। अब क्या हुआ? अभिमन्यु ने भागते हुए लोगों से पूछा। तभी भीड़ में उसे रुद्र भी दिखाई दिया। रुद्र, क्या हुआ है? अभिमन्यु ने दौड़ते हुए रुद्र से पूछा। नैना और यश लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि यश की नजर एक लड़की पर पड़ी और वो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। फिर नैना ने उसे रोका और वाद विवाद के बाद वो लड़ने लगे। रुद्र ने भी दौड़ते हुए उत्तर दिया। उन सभी के पास जादुई चीजें और ताकतें हैं, इसलिए हमें लड़ाई देखनी चाहिए ताकि हमें उनकी ताकतों के बारे में पता चले। नीरव ने आगे से उत्साहित स्वर में कहा। अभिमन्यु जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि नैना के हाथों में उसकी तलवार है और यश उसके सामने खड़ा है। आसपास कई जादूगर छात्र उन्हें घेर कर खड़े हैं। नैना ने सफेद शर्ट और घुटनों तक पैंट पहन रखी थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने कहा, यश, तुम अपनी इस अभद्र हरकत के लिए माफी मांग लो और मैं ऐसा मान लूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहा? माफी मांग लूं? मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, यश ने निडर होकर जवाब दिया। उसने हाथों में बड़ा सा काले रंग का खंजर पकड़ा हुआ था और सुनहरे कवच में वो बहुत खतरनाक लग रहा था। दोनों के हाथों में हथियार बिल्कुल असाधारण लग रहे थे। नैना, हम समुद्र के बीचों बीच है और यहां कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। बेकार में इस लड़की के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम्हें ताकत के बल पर ही मुझे समझाना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं माफी मांग लूंगा, वरना तुम माफी मांगोगी और मैं जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूंगा, यश ने जोर से कहा। तुम्हें झुकना होगा, चाहे उसके लिए मुझे ताकत का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। नैना ने अपनी तलवार खींच ली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। यश ने इतना कहकर अपने दाहिने हाथ में अपनी अंगूठी को देखा और अपने मन में कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया। देखते ही देखते अंगूठी में से सफेद रंग की तीव्र रोशनी निकलकर चारों तरफ फैल गई। अचानक अभिमन्यु को दिखना बंद हो गया। क्या अभिमन्यु फिर से देख पाएगा? क्या चिप की सहायता से युद्ध कौशल में बहुत तेजी से प्राप्त हुई सफलता को वो इस दुनिया में भी दोहरा पाएगा? क्या अभिमन्यु यहां भी कोई शॉर्टकट ढूंढ पाएगा जिससे वो बहुत जल्द एक अच्छे स्तर का जादुई शूरवीर बन सके? अभिमन्यु ने देखा कि यश ने हाथ हिलाकर अंगूठी से निकल रही शक्ति को नैना की तलवार पर निशाना बनाया। नैना ने भी अपने गले में पहनी हुई माला को निकाला
और यश की तरह ही कुछ बुदबुदाई, और फिर उसमें से आग की तरह एक लाल रोशनी निकलकर यश की तरफ आने वाली ऊर्जा से टकराई और जोर की आवाज के साथ बीच में ही दोनों आपस में टकराकर गायब हो गईं। अपने वार को खाली होता देख यश काफी चिढ़ गया और उसने गुस्से से कहा, बहुत अच्छे, अब इसका सामना करो। यश ने अंगूठी को उंगलियों से निकालकर हथेली पर रखा और आंख बंद करके किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पर जोर की फूंक मारी। देखते ही देखते वो अंगूठी एक बड़े से राक्षस में बदल गई और वो तेज गति से नैना की ओर बढ़ने लगा। अभिमन्यु इस जादू को देखकर हैरान रह गया। उसे नैना की बहुत फिक्र होने लगी, पर नैना, उसके चेहरे पर वो एकदम शांति और आत्मविश्वास देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाली मुसीबत का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। नैना ने अपनी पॉकेट से एक पुड़िया निकाली और आंख बंद करके उसे खुद के ऊपर हवा में उछाल दिया। इतनी देर में वो राक्षस नैना के एकदम करीब आ चुका था और जैसे ही हमला करने के इरादे से वो नैना पर कूदा, सभी को ऐसा लगा मानो जैसे नैना से पहले वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया और हवा में चारों तरफ बिखर गया। अगले ही पल सबकी आंखें चौंधिया गईं और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि यश अपना खंजर उठाकर सीधा ही लड़ने के लिए नैना की तरफ दौड़ पड़ा है। नैना ने भी संभलकर उसके वारों को अपने विशिष्ट तलवार से रोका। अभिमन्यु और बाकी लोग सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाजें और लाल तथा सफेद रंग की मिश्रित रोशनी को चमकते देख पा रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद अभिमन्यु ने देखा कि नैना की तलवार जमीन पर गिरे यश की गर्दन के आर पार जाने को बेताब है, पर तलवार और उसकी गर्दन के बीच कोई अदृश्य पतली सी दीवार यश को बचा रही थी। इस हाथापाई में नैना का बायां कंधा भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था और खंजर से हुए घाव से बहुत तेज रफ्तार से खून बह रहा था। यश को एहसास हो गया था कि उसके लिए अब जीतना मुश्किल है, फिर भी उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी और उसी भाव के साथ उसने कहा, आप जीती, मैं हारा। और अपने हाथों से उसने गर्दन पर तनी तलवार को बगल हटा दिया। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और अपनी हरकत के लिए इस लड़की से माफी मांगता हूं। उसने बगल में जमीन पर बैठी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। वो लड़की बेहद खूबसूरत होने के बावजूद इस वक्त बहुत डरी हुई लग रही थी। नैना ने अपनी तलवार को धीरे से अपने म्यान में वापस रखा और यश से कहा, मुझे इस लड़की के साथ किया गया तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आया। वैसे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और जैसा कि तुमने माफी मांग ली है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना शांत लग रही थी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जमीन पर गिरे हुए यश को उठाया। उसके बाद उसने भीड़ में खड़े अभिमन्यु को उंगली का इशारा करके अपने पास बुलाया। अभिमन्यु को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि नैना उसे क्यों बुला रही है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ और मेरे घाव पर लेप लगाने में मेरी मदद करो। नैना ने अभिमन्यु से ऐसे कहा जैसे न जाने वो उसे कितने दिनों से जानती हो और जैसे अभिमन्यु उसका कोई नौकर हो। जी मैं। अभिमन्यु अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैसे नैना ने उसे सबके सामने अपने घावों पर लेप लगाने के लिए कहा। दोनों के पास जाने पर अभिमन्यु ने देखा कि यश के मुंह से अभी भी खून निकल रहा है और दोनों बुरी तरह से घायल हैं। हालांकि अभिमन्यु को नैना का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर प्रोफेसर चक्रपाणी के साथ अच्छे संबंधों के कारण उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। इसके अलावा अभिमन्यु नैना की जादुई वस्तुओं को लेकर उसकी ऊर्जा को चिप में स्टोर करना चाहता था, पर व्यवहार से यह बात साफ थी कि वो अभिमन्यु को निचली श्रेणी का समझती थी और इसके आसार बहुत कम थे कि वो अपनी सबसे कीमती चीज किसी भी हालत में अभिमन्यु को छूने दे। आसपास के लोग नैना के अभिमन्यु को बुलाए जाने पर आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि सभी ने पहले दिन ही नैना और अभिमन्यु को बात करते देखा था। जादूगर छात्रों को किसी को भी साथ में लाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ता था, वरना सभी लोग अपना ख्याल रखने के लिए कम से कम एक नौकर साथ में लेकर चलते रहे होंगे।
अभिमन्यु नैना को अपने कंधे का सहारा देकर सीढ़ी चढ़ते हुए उसे उसके कमरे तक ले गया। नैना बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक बार तो वो लगभग नीचे लुढ़क कर गिर चुकी होती अगर अभिमन्यु ने उसे कमर से पकड़कर नहीं बचाया होता। कमरे का दरवाजा जल्दी से खोलो, उसने अपने खंजर पर जहर लगा रखा था, नैना ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ध्यान से देखने पर अभिमन्यु को एहसास हुआ कि नैना को लगे घाव कितने गंभीर और जानलेवा थे। नीचे यश बाकी लोगों के सामने अपने दर्द को चेहरे पर नहीं आने दे रहा था, लेकिन वो भी बुरी तरह घायल हो चुका था। कमरे में पहुंचकर अभिमन्यु ने नैना के लिए धीरे से दरवाजा खोला और उसने किसी तरह संभाल कर नैना को कुर्सी पर बिठाया। अब तक नैना पसीने से तरबतर हो गई थी। अब तुम जा सकते हो, नैना ने धीमे स्वर में कहा। अभिमन्यु ने नैना के कंधों से आते हुए जहर की महक को सूंघा। मैं कह रहा था कि खंजर पर लगाया गया जहर सुमाला नाम के पौधे की जड़ से निकाला गया है। अगर इसका समय रहते ठीक से उपचार नहीं किया गया तो तुम्हारे बाएं हाथ के साथ साथ तुम्हारे शरीर के बाएं हिस्से में कई दिनों के लिए लकवा मार जाएगा। और अगर यश को इस बात का पता लगा तो वो अपनी हार का बदला आसानी से और जरूर लेगा, सोच लो, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु भी अपने तीरों पर जहर लगाता था, इसलिए उसे जहर के बारे में काफी कुछ पता था। अभिमन्यु की बातें सुनकर नैना के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और उसने दराज में से एक पुड़िया निकाली जिसमें एक हल्के पीले रंग का पाउडर था। उस पाउडर को गौर से देखने के लिए अभिमन्यु नैना के नजदीक गया कि तभी कुत्ते! यह सुनने के साथ अभिमन्यु को एक जोर की चोट लगी और कुछ सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ा होश में आने के बाद अभिमन्यु ने देखा कि एक पतली सी तलवार उसके गले पर तनी हुई है और नैना उसे घूर कर देख रही है। तलवार की धार से उसके गले का ऊपरी चमड़ा कट चुका है और खून की एक पतली धार बह रही है। अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए थे और गले के दर्द से उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। अब क्या क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? खंजर पर वास्तव में बहुत सारे जहरों का मिश्रण लगाया गया था, जिसमें से एक बोलन घास का भी जहर है। उसे ही गौर से देखने के लिए मैं आगे बढ़ा था। यदि तुम 5 घंटे के भीतर इसका कोई बचाव नहीं निकाल पाती हो तो तुम्हारा पूरा हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और तुम मुझसे ही उलझ रही हो। अभिमन्यु ने हाथ उठाया और धीरे से तलवार को दूर ढकेल दिया और कहा, तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि वो संगठन के नियमों के खिलाफ है और तुम्हें उसके लिए गंभीर सजा भुगतनी होगी। मुझे लगता है शायद तुम्हें अपने हाथों से भी प्यार नहीं है। नैना ने अभिमन्यु की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पुड़िया का सारा पाउडर निकाल कर निकल गई। यह पाउडर तुम्हें सामान्य जहरों से बचा सकता है और शायद जहर को धीमा कर दे, पर जिस सोमाला के जड़ का जहर तुम्हारे अंदर है उस पर इसका बिल्कुल असर नहीं होगा। अभिमन्यु उसे पानी देता हुआ मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है क्या? अगर है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैना ने शांत होते हुए कहा, अगर मेरे पास है भी तो तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? अभिमन्यु ने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारे पिता भवानी चौहान अवधपुर में रहते हैं, है ना? और वहां तुम्हारी एक बुआ भी रहती है। लगता है तुम अपनी सलामती नहीं चाहते। नैना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम मना करके उनकी जिंदगी को खतरे में डालना चाहोगे। उसने आगे कहा, अच्छा तुम मुझे धमकी दे रही हो? अभिमन्यु ने थोड़े गुस्से में कहा, मैं शायद तुमसे लड़ाई में ना जीत सकूं, पर मदद करने या नहीं करने का फैसला पूरी तरह से मेरा है। उसने आगे कहा, मुझे कोई धमकी दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानती। अभिमन्यु ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा हाथ तो गया और साथ में कम से कम 3 दिनों तक लकवा के मजे लो, और इस बीच ज्यादा खून बह जाने के कारण मौत होने की भी अच्छी संभावना है। और अगर कोई कसर बच जाए तो
तो यश वो पूरी कर देगा। अभिमन्यु ने दरवाजा खोलते हुए कहा। रुको, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बस मेरी मदद करो। नैना ने उसे रोकने के इरादे से कहा। अभिमन्यु ने मुड़कर उसकी ओर देखा। वो यही तो चाहता था। ठीक है, मैं मदद करूंगा, पर तुम्हें इसके लिए मेरे पैर पकड़ के माफी मांगनी होगी। अभिमन्यु ने शरारती अंदाज में कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नैना ने फिर से अपनी तलवार पकड़ ली। अभिमन्यु जानता था कि वो कितनी गुस्सैल है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बात बात पर गुस्सा हो जाती हो, पर तुम्हारा मुझसे बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खासकर जिस तरह से तुमने मुझे सबके सामने मेरे साथ व्यवहार किया ना, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, और तुम ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। अभिमन्यु ने कहा। ठीक है, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगती हूं। मैं आगे से अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करूंगी, पर अभी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम मदद के बदले मुझसे क्या चाहते हो। नैना ने खुद को शांत करते हुए अभिमन्यु से पूछा। पर कुछ भी ऐसा मत मांग लेना जो मैं दे ना सकूं। मैं अपनी मदद के लिए जहाज के प्रबंधक उस काले कपड़े वाले आदमी को भी बुला सकती हूं, सोच समझकर मांगना। नैना ने गुस्से से कहा और पानी की एक घूंट पी ली। उसके शरीर से जहर के कारण अब भी बहुत अधिक पसीना बह रहा था। अच्छी गलतफहमी पाल रखी है तुमने। वो काले कपड़े वाला आदमी तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। उसने तो लड़ने के लिए पहले ही सभी को मना कर रखा था, और जब पिछली बार कुछ दिन पहले जहाज के डेक पर दो छात्र आपस में लड़ पड़े थे, याद है ना, जिसमें एक का हाथ और दूसरे के पैर की हड्डी टूट गई थी, तब दोनों की लाख मिन्नतों के बाद भी उसने उनकी मदद नहीं की थी। उल्टा उन्हें किसी कोने वाले कमरे में भेज दिया था ताकि उनकी वजह से दूसरे यात्रियों को कोई समस्या ना हो। और तुम्हें लगता है कि ऐसा आदमी तुम्हारी मदद करेगा? अभिमन्यु ने झट से एक झूठी कहानी के सहारे नैना को और दुखी कर दिया। अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती, मेरे धैर्य की सीमा पार हो रही है। नैना ने गहरे स्वर में कहा। मुझे एक जादुई वस्तु दो तो मैं मदद करूंगा, अभिमन्यु ने कहा। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये मांगने की? क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें अपने बाएं हाथ और अपनी जान से मोह नहीं है? अभिमन्यु वापस मुड़ा और बाहर जाने लगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, नैना ने कहा। दूसरी बार अभिमन्यु को अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। नैना की तलवार फिर उसकी गर्दन पर नए जख्म बनाने के लिए तैयार दिख रही थी। मुझे इलाज बता और मैं तुम्हें बदले में कुछ देती हूं। मंजूर हो तो ठीक, वरना मैं अपने हाथ खराब होने से पहले तुम्हें जान से मार दूंगी। नैना ने अभिमन्यु की गर्दन से तलवार हटाते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास दो जादुई चीजें हैं, मुझे उनमें से सिर्फ एक चाहिए। अभिमन्यु बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा था, और वो किसी भी तरह नैना से एक जादुई चीज हासिल करना चाहता था ताकि वो उसे लेवल 2 तक पहुंचने में कुछ मदद कर सके। पर वो नहीं जानता था कि नैना के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीज थी। बिल्कुल नहीं, उनकी तो बात ही मत करो, नैना ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे परिवार में बहुत से लोगों ने उसे पाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में वो नहीं दे सकती, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वैसे भी अभी तुम लेवल 1 पर हो, इसलिए इस जादुई चीज का इस्तेमाल तुम कर भी नहीं सकते, बल्कि उल्टा कोई भी जादूगर आसानी से तुमसे यह छीन लेगा, उसने गंभीरता से आगे कहा। फिलहाल अभिमन्यु और कुछ नहीं कर सकता था, और नैना को आगे और धमकाना या सौदेबाजी करना उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने हार मानकर कहा। अच्छा, फिर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। क्या अभिमन्यु नैना के साथ कोई जादुई सौदा करने में कामयाब हो पाएगा?
क्या वो अपना लेवल बढ़ा पाएगा या वो शुरुआती लेवल पर ही रह जाएगा। इस पारदर्शी कांच के रत्न जिनकी कीमत लगभग 10,000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है, नैना ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, पर इसके अलावा क्या मैं कम से कम तुम्हारी जादुई वस्तुओं को हाथ में लेकर उन्हें देख सकता हूं? मुझे हमेशा से इस चीज का शौक है और मैं इसी कमरे में रहूंगा, और अगर मैं भाग भी गया तो तुम मुझे आसानी से पकड़ लोगी। ये बात मैं भी जानता हूं और तुम भी, अभिमन्यु ने कहा। ठीक है। प्रस्ताव के बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद नैना ने हामी भरी। ठीक है, बहुत अच्छे, सौदा पूरा हुआ। अभिमन्यु ने ताली बजाई और मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, पर तुम्हें पहले अपना वादा पूरा कर मुझे भुगतान करना होगा, और एक जादुई वस्तु देखने के लिए मुझे अभी देनी होगी, क्योंकि इलाज के बाद तुम्हें नींद आ जाएगी और हो सकता है कि तुम अपना वादा पूरा किए बिना ही सो जाओ, अभिमन्यु ने कहा। यह सुनकर नैना ने चमड़े की थैली में से 10 छोटे बैगनी रत्न निकाले और फिर उसने अपनी जेब में से एक चांदी का हार निकालकर, जो कि एक जादुई शक्ति थी, अभिमन्यु को सौंप दिया। ठीक है, धन्यवाद। साथ ही तुम ये कसम खाओ कि मेरे इलाज करने के बाद तुम कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, अभिमन्यु ने कहा। ठीक है, पर तुम्हें भी ये शपथ लेनी होगी कि तुम मुझे ऐसा इलाज बताओगे जिससे मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, नैना ने अपने मन के संशय को दूर करने के लिए अभिमन्यु से कहा। अरे जरूर। अभिमन्यु और नैना दोनों ने अपने अपने वादों को ईमानदारी से पूरा करने के प्रमाण में भगवान की सौगंध खाई। जादूगरों का यह नियम था कि अगर वो एक बार अपने नाम की शपथ ले लें तो फिर उन्हें उस वादे को हर हाल में निभाना होगा और आप किसी भी तरह कसम तोड़ नहीं सकते। ये जादूगरों की दुनिया में बहुत बड़ा पाप माना जाता था। हालांकि अभिमन्यु को ऐसी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, पर वो जानता था कि जो लड़की किसी और के साथ बुरा होने पर उसके सम्मान में लड़ सकती, किसी भी बात पर यकीन नहीं था, पर वो जानता था कि जो लड़की किसी और के साथ बुरा होने पर उसके सम्मान में लड़ सकती है, वो वैसे भी वादे तो जरूर निभाएगी। अभिमन्यु ने जादुई चांदी के हार पर नजर डाली। उसके लिए ये बहुत काम का था। इसके अलावा नैना के दिए हुए रत्नों में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अभिमन्यु खुद एक राजा का बेटा था और ये रत्न ना उसके और ना ही नैना के लिए मायने रखते थे, क्योंकि वो खुद भी एक राजकुमारी थी और इतने रत्न और पैसे तो उन्हें महीने में खर्च करने के लिए मिल जाया करते थे। अभिमन्यु ने जादुई हार को गौर से देखा और जीरो को उसमें से निकलने वाली ऊर्जा को अपने अंदर सोखकर समाहित कर लेने की आज्ञा मन में दी। अभिमन्यु अपने इलाज के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत था और वो जानता था कि उसका इलाज पूरी तरह से कारगर है। जब वो जंगल के रास्ते अपने साम्राज्य से अवधपुर के लिए यात्रा कर रहा था, तब जीरो की सहायता से उसने हजारों पौधे तथा कीड़ों का निरीक्षण कर उनके गुणों के हिसाब से उन्हें अपने पास रख लिया था और उनमें से कई सारी अत्यधिक गुणकारी विष निरोधक दवाइयां भी थी और जीरो के अनुसार नैना के शरीर के जहर को वो आसानी से निकाल सकते थे। नैना का व्यवहार अभिमन्यु के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए उसे मजा चखाने के लिए उसने सबसे डिफिकल्ट इलाज उस पर आजमाने के बारे में सोचा। ठीक है, अब बिस्तर पर पेट के बल लेट जाओ, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा। क्योंकि घाव कंधे पर था, इसलिए पेट के बल लेटना नैना को अजीब लग रहा था, पर उसके पास अभिमन्यु की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन उसने अपना हाथ अब भी तलवार पर ही रखा हुआ था। अभिमन्यु ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसके उभरे हुए नितंब उसे बहुत आकर्षक लग रहे थे। उसके लंबे पैर और पतली कमर देख अभिमन्यु को मान्या की याद आ गई। वो कुछ देर तक ऐसे ही नैना को देखता रहा। उसकी कमर पर हाथ फेरने से बहुत मुश्किल से ही वो खुद को रोक पा रहा था। थोड़ी देर के लिए हवस उसके ऊपर हावी हो गई थी, पर
नैना क्या प्रतिक्रिया कर बैठेगी, इससे वो सशंकित और डरा हुआ था। जल्दी करो। नैना के ऐसा कहने पर अभिमन्यु ने अपना ध्यान दूसरी ओर भटकाया। अभिमन्यु ने उसके शरीर को देखना बंद किया और नैना के घाव पर अपनी जेब में रखे एक पाउडर की पुड़िया में से थोड़ा पाउडर पानी में घोलकर लगा दिया। उस लेप के लगाते ही नैना के मुंह से आह निकल गई। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत अधिक जलन और दर्द हो रहा हो। अगर इस दवा ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नैना ने कहा और वो उठकर बैठ गई। ठीक है, देखते हैं, वो तो समय ही बताएगा। अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने चांदी का हार उसे लौटा दिया। ठीक है, अब आराम करो और अपने घाव पर पट्टी बांध लेना, अभिमन्यु ने दरवाजा खोलते हुए कहा। नैना के कमरे से निकलने के बाद अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली। अब वो काफी गंभीरता से प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। अभिमन्यु ने चिप से रास्ते को डिटेक्ट करने के लिए कहा। चिप ने उसे बताया कि आसपास कोई अन्य जादूगर स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन तभी अभिमन्यु को अपने ऊपर भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभिमन्यु ने अपने गर्दन पर लगे घाव को कॉलर से ढक लिया और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जीरो, तुमने कितनी विकिरण ऊर्जाएं अवशोषित की हैं? अभिमन्यु ने जीरो से पूछा, जो अभी हाल ही में स्टेज 2 पर पहुंचा था। जादुई वस्तु से प्राप्त ऊर्जा हार से 1.3596 वस्तु की सतह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस प्रकार उसमें संग्रहित ऊर्जा मुश्किल से लीक हो रही है, जीरो ने तुरंत बताया। बस काफी है, अगर हम बहुत ज्यादा ऊर्जा ले लेते तो मुझसे पता चल जाता, अभिमन्यु ने सोचा। तब तक वो 5वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। वो इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करना चाहता था। अपने कमरे में घुसते हुए अभिमन्यु नैना के बारे में सोच रहा था। अगर नैना मेरी इस कारिस्तानी के बारे में जान जाएगी तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, लेकिन मुझे परवाह भी नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा ये सफर मुझे कहां तक लेकर जाएगा। मैं कब अपने शहर वापस लौटूंगा? प्रोफेसर चक्रपाणी ने कहा था कि उनका पत्र केवल मुझे नए भर्ती वाले तक ही लेकर जाएगा, तो पता नहीं मेरा अगला पड़ाव कहां होगा और नैना मेरे साथ होगी भी या नहीं। आने वाले वर्षों में शायद वो मुझे भूल भी जाए और फिर मेरी इस कारिस्तानी को वो कभी जान नहीं पाएगी, अभिमन्यु ने सोचा। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अभिमन्यु बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत वो किताब निकाली जो उसे चक्रपाणी ने दी थी। अभिमन्यु उस पृष्ठ की ओर मुड़ा जहां उसने उसे पिछली बार छोड़ा था। उस पर लिखी सामग्री ध्यान के बारे में नहीं थी, इसके बजाय ये एक लेखक की जीवनी थी। अभिमन्यु को अब शांत होने की जरूरत थी, क्योंकि उत्साहित होने से उसे ध्यान करने में मदद नहीं मिलेगी। हालांकि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं खुद से ऊर्जा महसूस नहीं कर लेता, नहीं तो मैं अपनी शुरुआती शक्ति का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाऊंगा, अभिमन्यु ने सोचा। वो जानता था कि ये मुख्य बातें उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। 15 दिन बाद सभी स्टूडेंट से भरा जहाज बेड़े से अलग हो गया और अपना रास्ता जमीन की ओर मोड़ लिया। फिर वो एक समुद्र तट पर रुक गया। उस स्थान पर काला वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति समुद्र किनारे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने उन स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया जो अपने अपने ग्रुप्स का हिस्सा थे और वे कहीं और ले जाए गए। यश, नैना और मयंक उनके साथ चले गए। नीरव भी चला गया, क्योंकि जिस ग्रुप का वो हिस्सा होगा वो यहीं पर था। जहाज पर रहने वाले केवल अभिमन्यु, रुद्र और जीवा बच गए थे। जब जहाज एक बार फिर से रवाना हुआ तो उस पर केवल 10 जादूगर स्टूडेंट्स ही रह गए थे। मौसम बदलते जा रहा था, लेकिन जहाज की यात्रा जारी थी। हवा में समुद्री नमक की नमकीन खुशबू तैर रही थी और सूरज की रोशनी से पानी गर्म होकर जहाज की छत को गर्म करने लगा। सूरज की गर्मी के बाद अभिमन्यु हवा की ठिठुरन के बीच कुछ इन्फेक्शन महसूस कर रहा था। एक दिन शाम ढले सूर्यास्त ने
पूरे समुद्र को सुनहरा बना दिया। अभिमन्यु चुपचाप डेक पर खड़ा था और दूर बादलों के पार डूबती रोशनी को गायब होते हुए देख रहा था। रुद्रा उसके बगल में खड़ा था। जहाज वाकई में उन जादूगर स्टूडेंट्स के बिना खाली है, मुझे आसपास कोई दिखाई नहीं देता, रुद्रा ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। हम शायद उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे, अभिमन्यु ने शांति से कहा। सही कहा। मैंने सुना है कि हमारी मंजिल यहां से 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है, रुद्रा ने कहा। अपने दोस्तों को छोड़ने के बारे में उनकी मिली जुली भावनाएं थीं। आप किस ग्रुप में जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों की मंजिल एक ही हो? रुद्रा ने पूछा। काल चक्र विद्यापीठ, मैं वहां जा रहा हूं, अभिमन्यु ने उत्तर दिया। यह संभव है कि आप इसके बारे में शायद कुछ नहीं जानते। उन्होंने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनी। वे मुड़े और देखा कि जीवा उनकी ओर चली आ रही थी। काल चक्र विद्यापीठ, इसके बारे में कभी नहीं सुना। रुद्रा उलझन में था। जीवा ने तलवार कौशल का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था। उसने सफेद रंग का एक पोशाक पहन रखा था और हाथ में एक लंबी तलवार ली हुई थी। उसकी काली पोनीटेल हवा में सरसराहट करती हुई लहरा रही थी और वो पहले से ज्यादा अधिक सुंदर दिख रही थी। कुछ पा लेने का आत्मविश्वास अब उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। इस दुनिया में कई गुप्त जादूगर ग्रुप्स हैं, इसलिए आपके पास उन सभी को जानने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही यदि ये एक स्कूल है तो ये कोई प्राचीन नाम का हो सकता है जो पहले उस जादूगर ग्रुप द्वारा पूजा जाता रहा होगा, या फिर इस बात की भी संभावना है कि इस ग्रुप ने पहले ही अपना नाम बदल लिया हो, उसने जारी रखा। तुम बहुत अधिक जानकारी रखती हो, रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पिता एक जादूगर हैं और उन्होंने मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। मेरी मंजिल 6 रिंग हाई टावर की ऊंचाई है। जीवा ने हल्के स्वर में अपनी इच्छा जाहिर की। मैं व्हाइट टूथ कैसल जा रहा हूं, जो व्हाइट टूथ भीमनगर में बसने वाला एक ग्रुप है। मैंने सुना है कि वो एक मजबूत ग्रुप है। रुद्रा ने हंसते हुए कहा। अभिमन्यु को इन दोनों रईस के बच्चों से बातचीत करना आसान लगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि या किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वे दोनों बहुत अच्छे और ईमानदार स्टूडेंट्स थे। अभिमन्यु ने हंसने से पहले कहा, हमें तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक उस काले वस्त्र आदमी को कोई समस्या नहीं है। नीरव ने मुझे बताया है कि 6 रिंग हाई टावर और व्हाइट टूथ कैसल ये दोनों एक ही जगह पर है और वो जगह है भीमनगर। यहां तक कि काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने भी मुझे वहां पर उतरने के लिए कहा था। क्योंकि हम लोग एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए हमें संपर्क में रहने की जरूरत पड़ने और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अभिमन्यु ने कहना जारी रखा। रुद्रा ने जवाब दिया, हम सभी जो जहाज में सवार हुए थे वे अलग अलग शहरों से हैं, इसलिए हमें एक नए वातावरण में आने के बाद एकजुट होने की बहुत जरूरत है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। आप लोगों को इसकी परवाह नहीं है कि मेरे पास केवल लेवल 1 की शक्ति है? जीवा ने अपने होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए कहा। सिर्फ शक्ति एक आधार है, ये एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है ना। हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, शोध करते रहना चाहिए और जो भी कल्पना और सृजन हम कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए। एक जादूगर को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, रुद्रा ने कहा। वैसे ये मेरे दादाजी के शब्द हैं। वे व्हाइट टूथ कैसल में एक जादूगर हैं। रुद्रा ने बोलना जारी रखा। जीवा ने सिर हिलाने से पहले 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू इकट्ठा होने लगे थे। ये बुनियादी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। किताब के मुताबिक शक्ति ही मुझे एक अच्छी शुरुआत देगी, लेकिन इसके बाद मुझे सीखते और शोध करते रहना होगा। जादूगरी की मेरी वर्तमान समझ के आधार पर ज्ञान ही मेरी शक्ति है। रुद्रा सही है, शक्ति ही मेरा खजाना है। हालांकि लेवल 1 के साथ जीवा को मूल आवश्यकताएं पूरी करने में और 30 साल की उम्र तक
लेवल 3 तक पहुंचने में काफी समय लगेगा अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो। अभिमन्यु ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था। वो रुद्रा की बातों से सहमत था, लेकिन उसे शक भी था कि कहीं रुद्रा जीवा को सिर्फ झूठी आशा तो नहीं दे रहा, या फिर वो सिर्फ अपने विचार बता रहा हो। अभिमन्यु अब अपने कमरे में लौट आया। उसने कल रात अज्ञात ऊर्जा कणों के कुछ प्रशिक्षण को पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन वो निश्चित नहीं था कि क्या वो ऊर्जा वही कण था जिसकी उसे तलाश थी। अभिमन्यु ने बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में प्रवेश कर गया। डेस्क पर लगी क्रिस्टल घड़ी टिक टिक करती रही। क्या होगा अभिमन्यु का अगला प्लान? क्या वो अपने नए दोस्तों की मदद से अपना लेवल बढ़ा पाएगा